हम अब डिस्कस करेंगे नवजात शिशु परिचर्या। ठीक है, तो नवजात शिशु परिचर्या का मतलब होता है नियोनेटल केयर। किस प्रकार से एक बच्चा जब पैदा होता है तो हमने उसकी केयर करनी होती है। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ क्या सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ये ना हर आचार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग है। ठीक है, ओवरऑल जो है उन्होंने ऑलमोस्ट सेम ही बोला है, बस कुछ एक दो स्टेप्स का अंतर है और कुछ स्टेप्स आगे पीछे हैं। ठीक है, तो आपने ये टेबल एज इट इज याद करनी है। इसमें आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों के अनुसार है और उन्होंने क्या क्या बोला है कौन से नंबर पे वो। ठीक है, तो आचार्य चरक के अनुसार सबसे पहले आप करिए प्राण प्रत्यागमन। ठीक है, उसके बाद कराइए स्नान, मुख विशोधन, गर्भोदक वमन, नाल छेदन, जातकर्म, रक्षाकर्म, ये चीजें करनी है हमने 7। सुश्रुत ने बोला सबसे पहले उल्वा परिमार्जन करिए, देन मुख विशोधन, पिच्चू धारण, नाल छेदन, जातकर्म और स्नान लास्ट में बोला है। वाग्भट ने बोला है उल्वा परिमार्जन, प्राण प्रत्यागमन, नाल छेदन, स्नान, पिच्चू धारण, स्वर्ण प्राशन, गर्भोदक वमन और जातकर्म। ठीक है, इसको एज इट इज ही आपको रटना पड़ेगा कि कौन से आचार्य ने क्या बोला है और कौन से सीक्वेंस पे बोला है। ठीक है, और अंदर का कंटेंट ऑलमोस्ट सबका सेम है, जो कि अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राण प्रत्यागमन क्या होता है। तो प्राण प्रत्यागमन तो बच्चे को वापस से पुनः होश में लाना। ठीक है, इस चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने अश्मग्नो संगठनम, कान में जो है कर्ण मूल में पत्थर बजाने हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी के वो 5-6 स्टेप्स थे जो हमने देखे। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे हमने लिख देनी है प्राण प्रत्यागमन के अंदर शॉर्ट में 5 पॉइंट्स, 5 या 6 जितने भी पॉइंट्स हैं। मेन अब जो यहाँ पे अलग है वो है मुख विशोधन एंड पिच्चू धारण करने के लिए बोला हुआ है। तो देखो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, 2nd नंबर पे मुख विशोधन के लिए बोला है। चरक ने 3rd नंबर पे, और वाग्भट का वर्णन हमें नहीं मिलता है मुख विशोधन का। ठीक है, मुख विशोधन का मतलब है बेसिकली मुंह को साफ करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है कि आचार्य चरक ने क्या बोला कि कटे हुए नख, ठीक है, मतलब नाखून जिसमें कटे हुए हो, ऐसी फिंगर के ऊपर क्या करना है, गौच पीस साफ रुई का टुकड़ा लगा लें, स्वच्छ व श्वेत रुई लपेटकर तालु, कंठ, ओष्ठ, जिह्वा को क्रमशः क्या करें, क्लीन करें। ठीक है, और तालु पर स्नेह लिप्त को कपास पिच्चू और रखने का निर्देश दें। ठीक है, और जो भी स्नेह जहां पे भी म्यूकस लगा है मुंह में, कॉटन गॉच पीस को फिंगर पे लपेट के उससे सारा क्लीन कर देना है। इन शॉर्ट ये मतलब है। ठीक है, तो आचार्य चरक ने ऐसे बोला। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला कि इन्होंने बोला है जात मात्र में जात मात्र माने जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, वो तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले सैंधव सर्पी, सैंधव और सर्पी यानी कि सैंधव और घृत को मिक्स करके इनसे जो है मुख का शोधन करें, और घृत लिप्त अथवा बला तेलोक्त दोनों में से कोई भी एक जो है पिच्चू धारण इसका सर पे करा दे। पिच्चू धारण क्या होता है, गॉज पीस, मैंने आपको कल भी बताया था, एक गॉज पीस को ऑयल में डुबा के उसको सर पे रखना है। ठीक है, अब वो किस पे, बला तेल में डुबा के भी रख सकते हैं या घृत में डुबा के भी बच्चे के सर पे रख सकते हैं। ठीक है, और मुंह साफ करने के लिए बच्चे का इन्होंने बोला है कि सैंधव और सर्पी का प्रयोग करके बच्चे का मुंह साफ करें, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बोला है। चरक ने सिर्फ ये बोल दिया है कॉटन गॉज पीस से ही आप बच्चे का मुंह क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने बोला कि आप मुंह साफ करने के बाद सैंधव सर्पी से बच्चे के क्या और करें, बला तेल का जो है पिच्चू उसके सर पे रख दें। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है उल्वा परिमार्जन करने का। ठीक है, उल्वा परिमार्जन जो भी एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के शरीर पे लगा हुआ है उसको क्लीन करना है। ठीक है, तो उल्वा का मतलब ही होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो उल्वा का मतलब ही होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो उल्वा परिमार्जन करने का मतलब है कि जो भी उसके शरीर पे एमनियोटिक फ्लूइड लगा हुआ है वो सब साफ करो।
का अर्थ होता है जरायु विशोधन, अर्थात जरायु को हटाना। ठीक है, जरायु भी वही मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड जो लगा है, सिक्रीशन। ठीक है, तो जरायु क्या होता है, सॉरी जात मात्र, मैंने बताया कि जो अभी जस्ट पैदा हुआ है बच्चा वो जात मात्र है। तो इसके शरीर पे क्या होता है, लिप्त होता है उल्वा यानी कि जरायु यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसको क्या है, सैंधव और सर्पी से प्रयोग करके हमें परिमार्जन मतलब साफ करने का निर्देश दिया हुआ है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि उल्वा परिमार्जन भी किससे करना है, सैंधव सर्पी से ही बच्चे का शरीर भी साफ करना है। फिर नेक्स्ट आता है नाल छेदन, माने कि अम्बिलिकल कॉर्ड को अब कट करना है। ठीक है, तो नाल छेदन के लिए हर आचार्य का अपना अलग अलग मत है कि कितना लंबा जो है हमें अम्बिलिकल कॉर्ड कट करना है। ठीक है, वो हर आचार्य का अपना अलग अलग मत है। तो जैसे आचार्य चरक ने क्या बोला है, आचार्य चरक के अनुसार नाभि से हमें क्या करना है, 8 अंगुल लंबा। ठीक है, नाभि से 8 अंगुल छोड़कर नाभि नाल का पर चिन्ह लगाएं और जिस स्थान पर छेदन करना हो उसे दोनों ओर से पकड़कर तीक्ष्ण स्वर्ण रजत लौह आदि किसी एक धातु से निर्मित अर्ध धार वाले शस्त्र से काट दें। ठीक है, जैसे ये बच्चे का पेट हो गया, ये उसका वो है अम्बलिकस। ठीक है, और इस तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो इसमें क्या बोला है आचार्य चरक ने कि आप पहले नाप लें 8 अंगुल, मान लीजिए यहाँ तक हो रहा है 8 अंगुल लेंथ। ठीक है, तो ये छोड़ के और ये इतना पोर्शन जो है इसके पीछे का हटा दो, यहाँ पे काट दो इसके पीछे का सारा एरिया, लेकिन ये वाला जो है ये छोड़ देना है। ऐसा ध्यान रखना है आपने। और ये काटना किससे है, किसी भी स्वर्ण है, ठीक है, रजत है, ये इस तरीके की जो धातुएं होती हैं इनसे अर्ध धार शस्त्र, ये नाम याद रखना, अर्ध धार वाला जो शस्त्र होता है इससे कट करना है हमने अम्बिलिकल कॉर्ड। और फिर लिखा है पुनः नाभि से संलग्न कटे हुए अग्रभाग पर क्या कर, अब जैसे हमने काट दिया तो थोड़ा नाभि यहाँ पे बचा हुआ भी, तो ये तो काट के फेंक दिया, यहाँ पे जो बचा हुआ एरिया इसके ऊपर भी तो हमें कुछ छिड़कना पड़ेगा अब, दवाई वगैरह। तो वही चीज बताई हुई है कि क्या करना है कि उसके अग्रभाग पर क्या करें, एक धागा बांधे और लेके फिर वो, क्योंकि ये इतना लंबा है 8 अंगुल लंबा है, तो वो क्या करना है घुमा के फिर उसको लेके बच्चे के गर्दन पे बांध दें। ठीक है, वरना वो लटकता रहेगा। जब अगर नाभि में क्या है, पाक हो रहा है, ठीक है, वहां पे पाक होने लगा है, तो वहां पे लोद्र, प्रियंगु, देवदारू, हरिद्रा आदि इन सब का क्या है, तेल में मिश्रित करके वहां पे बच्चे के अभ्यंग कर दे अम्बिलिकल रीजन में। ठीक है, नाभि पे बेसिकली। और इन्हीं चूर्ण से पके हुए भाग पर अवचूरण भी कर दें, और जहाँ पे पक रखा है उस पे भी इन्हीं दवाइयों का जो चूर्ण है वो स्प्रिंकल कर दें। ठीक है, और ये मेनली आचार्य चरक ने बताया है कि हमने 8 अंगुल लेंथ पे जो है उसको काटना है, 8 अंगुल लेंथ पे अम्बिलिकल कॉर्ड को हमने कट करना है। कट करने के बाद उसके अग्रभाग से लेके बच्चे की गर्दन पे उसको बांध दीजिए, और अगर पाक हो रहा है तो देवदारू, प्रियंगु आदि औषधियों को उस पे छिड़क दीजिए और उसी का अभ्यंग भी कर दीजिए। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये तो आचार्य चरक ने ये सारे पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार कैसे हमें अम्बिलिकल कॉर्ड कट करना है, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि पहले तो पिच्चू धारण कराया था, उसके गॉज पीस रखा था सर पे ऑयल में डिप, तो पिच्चू धारण करने के बाद बोला हमने क्या करना है, नाभि नाड़ी पर 8 अंगुल नाभि से दूराई नापकर, इन्होंने भी 8 अंगुल के लिए बोला है, दूराई नापकर पहले सूत्र से बांधे, थ्रेड से बांधे, उसके बाद जो है कट करें। ठीक है, और सूत्र के दूसरे सिरे को बालक के जो है गले में बांधने का भी इन्होंने निर्देश दिया है। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर अब अष्टांग ने क्या बोला है, अष्टांग के अनुसार हमको 4 अंगुल पे काटना है, 8 अंगुल काटने की जरूरत नहीं है, हमने 4 अंगुल काटना है और काट के उस पे एक थ्रेड बांध दीजिए आगे की ओर, बस। ठीक है, शेष भाग पे क्या करना है, बांध के बच्चे के गले पे तक पहुंच रहा है तो उसको लटका दीजिए, और उसके बाद नाभि पे कौन सा तेल, यहाँ अलग तेल है, कुष्ठ तेल का परिषेक करना है। इन्होंने 4 अंगुल बोला है, आचार्य चरक और सुश्रुत ने 8 8 अंगुल काट के गले पे बांधने के लिए बोला है, इतना ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बस केवल इतना ही ध्यान रखना है तीनों का। ठीक है,
चरक सुश्रुत ने 8-8 अंगुल लंबा काटने को बोला है अम्बिलिकल कॉर्ड, और वाग्भट ने बोला है 4 अंगुल। फिर नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे वो करेंगे गर्भोदक वमन, यानी कि क्या होता है कि कुछ वो जो बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड बच्चा निगल गया है, ठीक है, मुंह में है उसके, तो वो चीज हमें बाहर निकालनी पड़ेगी। बेसिकली जो बच्चे के अंदर पानी भरा हुआ है वो निकालना पड़ेगा साधारण भाषा में। तो क्या होता है, प्रसवित शिशु क्या होता है, जब प्रसव होता है शिशु का मतलब जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कई बार जो बच्चा है वो गर्भोदक को पान कर लेता है, गर्भोदक एमनियोटिक फ्लूइड का जो है पान कर लेता है, और इसको निकालने के लिए हमें वमन कराना पड़ेगा बच्चे का। तो वो हम कैसे कराएंगे, सैंधव लवण और घृत को चटाकर बच्चे का वमन करवा के वो जो अंदर पानी भरा हुआ है वो निकलवाने का निर्देश है, ठीक है। ये आचार्य चरक ने बोला है, एंड वाग्भट ने भी इसी तरीके से ही बोला है, कुछ अलग ज्यादा नहीं है, कि सैंधव लवण है, वचाघृत आदि इन सबको चटाकर बच्चे का वमन करा दे, वो जो भी एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे ने पी रखा है वो चीज बाहर निकल जाएगी। देन नेक्स्ट आता है जात कर्म, ठीक है। तो जात कर्म माने कि अब जैसे नया बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें हमने क्या करना है, वही इनके सीक्वेंस में। तो सबसे पहले मधु एवं घृत को अभिमंत्रित कर दें और शिशु पर लेहन कराकर दक्षिण स्तन से स्तन्यपान कराने का निर्देश करें, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग का निर्देश जो है दिया गया है जात कर्म के अंदर, कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो हमने ये सारे पहले वाले स्टेप्स किए, अब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले जो है घृत और मधु लें, उनको थोड़ा अभिमंत्रित करें और बच्चे को पहले यही चटवाएं, ठीक है, घृत और मधु। उसके बाद दक्षिण स्तन से पहले उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। शिशु को शीतल जल से आश्वासित कर मधु घृत स्वर्ण चूर्ण अनामिका उंगली से चटाने का भी निर्देश मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे को इन्होंने बोला है कि जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही क्या करें, कि बच्चे को मधु घृत, ठीक है, स्वर्ण, ये सब क्या है, इंडेक्स फिंगर पे रख के या अनामिका उंगली छोटी फिंगर पे रख के क्या बच्चे को चटाएं। उसके बाद दक्षिण स्तन से क्या है, स्तन्यपान करवाएं। फिर दक्षिण से स्टार्ट कराना है, ठीक है। देन सुश्रुत, ये तो चरक ने बोला कि हमने पहले क्या है, लेह करवाना है, चटवाना है कुछ औषधियां, जैसे मधु सर्पी और स्वर्ण, ये सब बच्चे को पहले चटवाएं, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग चालू कराएं, ठीक है। तो और सुश्रुत ने क्या बोला, इन्होंने भी यही बोला कि शीतल जल से बच्चे को आश्वासित करें, थोड़ा स्प्रिंकल करें बच्चे पे, ठीक है। उसके बाद ही जात कर्म करने का निर्देश है इनके। इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि गुंजा प्रमाण में स्वर्ण मधु सर्पी, इन्होंने भी सेम चीज बोली, इसको क्या करना है, बालक के पाणी तल प्रमाण में प्रथम 3 काल तक जो है हमको देना है। अब बस इतना ध्यान रखिए, आचार्य चरक ने ये बोला कि बस पहले ही दिन आप चटवाइए और फिर उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहिए। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, आचार्य सुश्रुत ने बोला कि आपने स्वर्ण मधु और सर्पी फर्स्ट 3 डेज तक बच्चे को चटवाना है, और दूसरे एवं तीसरे दिन क्या करना है, लक्ष्मणा सिद्ध घृत 3 काल देना है, ठीक है। 3 फूड मतलब सुबह, दिन में, रात में, ऐसे 3 बार देना है, ठीक है। और चौथे दिन जो है प्रातः मध्याह्न आदि समय में मधु सर्पी का प्राशन कराना चाहिए। चौथे दिन के तृतीय पहर से लेकर पश्चिम 5वें दिन तक फिर जो है हमें स्तनपान चालू कराना है। तो इनिशियली आचार्य सुश्रुत ने क्या है, 2-3 दिन के लिए पहले इनिशियली हमको बच्चे को बोला है कि औषध का पान कराए, उसके बाद ही स्तनपान कराए। जैसे देखो यहाँ पे टेबल बना दी है जो सुश्रुत ने बोला है उसके लिए, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कराने के लिए, तो उन्होंने बोला है पहले इनिशियली 4 दिन तो आप नहीं पिलाएं उसको, ठीक है। क्या करें, पहले फर्स्ट डे आप अभिमंत्रित मधु घृत और अनंता यानी कि स्वर्ण दिन में 3 बार इसी को खिलाएं बच्चे को। डे 2 एंड डे 3 में लक्ष्मणा सिद्ध बच्चे को दिन में 3 बार खिलाएं। डे 4 में क्या है, घृत और मधु बच्चे को दिन में 2 बार खिलाएं, और डे 4 की नाइट से जो है स्तनपान चालू कराएं, ठीक है। डे 4 की नाइट में बच्चे को दूध पिलाना शुरू करें, ब्रेस्ट फीडिंग चालू करें।
तो ऐसा आचार्य सुश्रुत का मत है। आचार्य चरक ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उन्होंने बस फर्स्ट डे एक ही बार कराने के लिए बोला है और फिर तुरंत ही जो है ब्रेस्ट फीडिंग चालू कराने को बोला है। ठीक है, देन बस ये 2 आचार्य का काफी है। इसमें चलिए इसमें देखते हैं ये वाला भी एक्चुअली। ये जो वाग्भट है, ठीक है, वाग्भट ने क्या बोला है, जात कर्म करना एवं इन्होंने जैसा सुश्रुत ने बोला है वैसे ही करने के लिए बोला है, ठीक है। लेकिन माता के दुग्ध को अनुपान के रूप में शिशु की हथेली के मध्य भाग के प्रमाण, इतना कुछ नहीं करना है। आप बस लिख देना आचार्य वाग्भट इज इक्वल टू आचार्य चरक वाला ही कंटेंट है पूरा, ठीक है, बस दैट इज इनफ। इसके अलावा ये तो हो गया एक स्टेप, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने कराना है बच्चे को स्नान। तो स्नान के संदर्भ में क्या क्या बताया गया है, तो जैसे आचार्य चरक ने क्या बोला है, सिंपल सिंपल बताया आचार्य चरक ने। इन्होंने कहा है कि नवजात शिशु के प्राण प्रत्यागमन के बाद सम्यक रूप से बच्चा क्या है, श्वास प्रतिश्वास करने लगे, ब्रीदिंग बच्चा करने लगे, तो हमने क्या करना होता है, स्वाभाविक स्थिति को जानकर हमने उसको जल से स्नान करा देना है। जब बच्चे का अपने प्राण प्रत्यागमन किया उसके बाद बच्चा जो है सांस लेने लगा है, रेस्पिरेशन होने लगा है नॉर्मल, तो अब आपने क्या करना है, तब बच्चे का स्नान बच्चे को आप करा दीजिए। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने किस प्रकार बोला है, तो आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने बोला है, आचार्य सुश्रुत ने बला तेल अभ्यंग के पश्चात स्नान कराने का निर्देश दिया है। पहले आप अभ्यंग करें बच्चे का, उसके बाद स्नान करें। शीरी वृक्षों के कषाय से, ठीक है, सर्व गंधोदक स्वर्ण रजत को तृप्त, हाँ, स्वर्ण और रजत धातु है, इनको पूरा एकदम रेड हॉट करके पानी में डाल दीजिए। अब फिर क्या है, इसका जो पानी है इससे नहलाने के लिए बोला है, ठीक है। तो स्वर्ण और रजत को तप्त करके पुनः उसे भुजाकर जो उष्ण जल अथवा कथित पत्र कषाय में निर्मित किसी भी एक जल से शिशु के दोष काल सामर्थ्य के अनुसार स्नान कराने का निर्देश है। तो इतनी सारी कहानी ना लिख के आप आचार्य सुश्रुत के अनुसार साधारण भाषा में ऐसा लिखिएगा कि आचार्य सुश्रुत ने कहा है पहले बला तेल का अभ्यंग कराएं उसके बाद स्नान कराएं। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने शीरी वृक्षों के कषाय का, ठीक है, स्वर्ण और रजत को तप्त करके जल में भुजा के उस जल से स्नान करवाने का निर्देश दिया है, ठीक है। ये इतना पॉइंट बस आप लिख दीजिएगा। उसके बाद एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रक्षा कर्म। रक्षा कर्म जो है अपने आप में ही एक पूरा डिटेल चैप्टर है जो कि हम रक्षा कर्म के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, अब आप इसमें देखिए, एक तो हमने केयर ऑफ जात मात्र यानी कि न्यूली बॉर्न, वो सारे स्टेप्स टेबल जो पूरा है, ठीक है, जात वही चीजें हैं, सद्यो जात एंड जात मात्र दोनों के अंतर्गत वही आएंगी, ठीक है। और केयर ऑफ सामान्य, और ठीक है, प्रीटर्म, और ये वाला भी करते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली आयुर्वेद में ज्यादा दिया नहीं हुआ है, ठीक है, मॉडर्न के हिसाब से भी अब इसे डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिक जो है नियोनेटल नवजात शिशु परिचर्या है जो कि आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये टेबल और इसके अंदर जो जो कंटेंट दिया है वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, हर आचार्य के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। देन एक मिनट, ठीक है। अब केयर ऑफ नियोनेट मॉडर्न के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, जो भी न्यू बॉर्न है उसकी क्या केयर है। तो हमें एक तो क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं,
एक तो ये गुड क्वालिटी एंटीनेटल केयर, ठीक है, मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा है तो गुड क्वालिटी केयर उसे मिलनी चाहिए। सेफ डिलीवरी, ऑप्टिमल केयर एट बर्थ, प्रमोशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। इसके अलावा जो भी हाइपोथर्मिया है, बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट किया जाए। अब न्यू बॉर्न का जो केयर है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका वेट क्या है, ठीक है, और क्या जेस्टेशनल पीरियड में वो उत्पन्न मतलब पैदा हुआ है वो, ठीक है। और आप चाहे इसको एंटीनेटल केयर बोलें, प्रीनेटल केयर बोलें, दोनों सेम बातें हैं। अभी मतलब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, ठीक है, पेट में ही है, दैट इज एंटीनेटल या प्रीनेटल, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बेसिकली। तो एटलीस्ट 4 एंटीनेटल कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, माने एंटीनेटल मतलब 4 बार तो एटलीस्ट प्रेगनेंसी में व्यक्ति जाके अपना चेकअप कराए, ठीक है। ये अब जो है न्यूबॉर्न केयर मैंने बताया कि डिपेंड्स अपॉन बर्थ वेट एंड जेस्टेशनल एज। तो अब इसको देखते हैं, इसमें जो है, एक मिनट, देखो 3 लेवल होते हैं, एक होता है लेवल 1, इसमें जो है किन बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। तो लेवल 1 में क्या है, 80% ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज रिक्वायर मिनिमल केयर, ठीक है, विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय देयर मदर अंडर द सुपरविजन ऑफ बेसिक हेल्थ केयर प्रोफेशंस। और जिन न्यूनेट्स का वेट जो है इससे ऊपर होता है और जो 34 हफ्ते से ऊपर होते हैं, वो लेवल 1 की कैटेगरी में हमको उन्हें न्यूनेटल केयर देना होता है, ठीक है। और लेवल 1 की कैटेगरी जो है, ये हमने कुछ खास नहीं करना है, उसकी माँ ही उसका ध्यान इजीली रख सकती है, क्योंकि ये बच्चे जो है अपने आप में सक्षम है, ठीक है। यानी कि ये एक तो 1800 ग्राम से ऊपर के बच्चे हैं, ठीक है, और 34 हफ्ते से ज्यादा है, तो इनकी जो केयर है वो घर पे की जा सकती है, सब सेंटर पे या पीएचसी में, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे की जा सकती है आसानी से। इसमें कोई खास हमें बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की, बड़े बड़े मशीन्स की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिक लेवल की केयर इज लेवल 1 केयर, जो कि घर पे आराम से की जा सकती है। बेसिक केयर एट बर्थ प्रोविजन, इसमें बेसिक केयर देना है, बच्चे को वार्मथ रखिए, ठीक है, गर्म रखिए, एसेप्सिस मतलब किसी तरीके का इन्फेक्शन ना होने दें, और ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं बेसिकली इसके अंतर्गत, ठीक है। और जो भी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है, जैसे जो दाइमा आदि होती हैं, बच्चों की डिलीवरी करवा देती हैं गांव में, ठीक है, ये जो है ये सब भी इस तरीके की केयर करवा देती हैं। तो ये बेसिक लेवल केयर है, ज्यादा कोई खास हमको अटेंशन देने की नहीं जरूरत है लेवल 1 केयर में। ये उन बच्चों को, इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेवल 1 किसको केयर मिलेगा, जो बच्चे 1800 ग्राम से ऊपर हैं, 34 हफ्ते के बाद पैदा हुए हैं। ये केयर घर में, पीएचसी में, सीएचसी में कहीं पे भी दी जा सकती है। और ये जो है बेसिक केयर होती है, इसमें केवल वार्म मेंटेन रखना है बच्चे का, एसेप्सिस एंड ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, इतना ही इसमें काम है, ठीक है, इसके अलावा ज्यादा नहीं है। देन बात आती है लेवल 2 की, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देन लेवल 3 तो और ही ज्यादा, बिल्कुल बहुत ही ध्यान रखने वाले बच्चे आते हैं, ठीक है। तो लेवल 2 में क्या है, ये किन बच्चों का होगा, आपको पता होना चाहिए कि लेवल 1 में आप कौन से बच्चों का केयर करवा रहे हैं, ठीक है, माने कितना वेट है, कितना कौन से जेस्टेशनल एज पे हुआ है, और वो कहाँ प्रोवाइड की जा सकती है। ये 3 पॉइंट्स तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो मैंने इस पे टिक मारे हैं वो 3 पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं हर किसी के लिए। तो यहाँ पे भी क्या है, ये किसको देंगे, जो 1200 ग्राम से 1800 ग्राम के बीच का बच्चा है, 30 से 34 हफ्ते में जो बच्चा पैदा हुआ है, ये केयर पहले तो लेवल 2 की उसको दी जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये दी कहाँ जाती है, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, ठीक है, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स यानी मेडिकल हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े नर्सिंग होम्स में, जहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स एंड इंटरमीडिएट लेवल की न्यूनेटल केयर प्रोवाइड की जा सके, थोड़ी मशीनें वहां पे हो,
ये ऐसी जगह ही इस तरीके की केयर दी जाएगी। लेवल 1 में किसी भी प्रकार के कोई इक्विपमेंट, कोई मशीन की आवश्यकता नहीं थी, तो इसीलिए वो घर पे बेसिक पीएचसी में, सीएचसी में दी जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे मशीन्स की जरूरत है, तो हमने ये थोड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बड़े बड़े टीचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे कि मेडिकल कॉलेज आदि, ठीक है, नर्सिंग होम्स बड़े, जहाँ पे बढ़िया इक्विपमेंट्स है, वहां ये देना है। हमें यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ती है, ये देखो लेवल 1 की जो केयर है ना, करीबन 80% बच्चों को हमें लेवल 1 ही केयर देना पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से 80%। अब इसमें बताया है कि जो लेवल 2 है उसमें हमें चाहिए क्या क्या। रेसिसिटेशन के लिए कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है, जो बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बना के रखे, थर्मोन्यूट्रियल एनवायरनमेंट बना के रखे, ऐसी कुछ चीजें चाहिए, ठीक है। इंट्रावेनस आईवी बच्चे को इन्फ्यूजन भी देना पड़ सकता है, ठीक है। और गैवाज फीडिंग भी हमें करानी पड़ेगी, मतलब गले में ट्यूब डाल के बच्चे को फीड कराना पड़ सकता है। फोटोथेरेपी ना स्पेशली जब बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है, जब अभी हम नियोनेटल जॉन्डिस पढ़ेंगे जब आने वाले लेक्चर्स में, तो वहां पे आप देखेंगे कि फोटोथेरेपी जो है नियोनेटल जॉन्डिस के लिए एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पे देखी जाती है, ठीक है। और बाकी कई बार जो है बच्चे को ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ती है, तो ये सारी ही फैसिलिटीज यहाँ पे होनी चाहिए। जहाँ ये सब कुछ मौजूद होगा वही सेकेंड लेवल की केयर बच्चे को दी जा सकती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, और यहाँ पे क्या है, देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द बेसिक नीड्स ऑफ एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ यहाँ होना चाहिए, ठीक है। सेप्सिस, जो ए सेप्सिस की कंडीशन मेंटेन रखें, ठीक है। और प्रॉपर चीजें यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, फीडिंग ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, स्मॉल वेन इन्फ्यूजन सेट, सब कुछ यहाँ मौजूद होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। और ये जो केयर है, जैसे ये वाला लेवल 1 था, वो 80% बच्चों को देना पड़ता है, ठीक है। और ये जो है 10 से 15% जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनको लेवल 2 की केयर की जरूरत पड़ती है। और ये आपने ध्यान रखना है बस, ठीक है, इतना काफी है। देन लेवल 3, अब ये जो लेवल 3 के बच्चे हैं ना, इनको तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इनका, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये ऐसे बच्चे हैं जो 1200 ग्राम से भी कम है जिनका वेट, और जो 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले ही पैदा हो गए हैं, ये बच्चे हैं ये, ठीक है। तो इनका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ये किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में नहीं होगा, हाई लेवल इंस्टीट्यूट्स में ही ये चीज की जा सकती है। एपिक्स इंस्टीट्यूट्स, जो बड़े बड़े बहुत ही मतलब अच्छे खासे हॉस्पिटल्स होते हैं, टॉप क्लास हॉस्पिटल्स, वहां पे इस तरीके की सर्विसेज मिलती हैं, और थर्ड लेवल की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रीजनल पेरीनेटल सेंटर्स, जो जिसमें हमें ऐसे बड़े बड़े सेंटर्स में यहाँ पे जाना पड़ेगा कि जिसमें सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सक्शन फैसिलिटीज हो, ठीक है। और इंक्यूबेटर्स हो वहाँ पे बच्चे के लिए, वाइटल साइन एंड परक्यूटेनियस मॉनिटर्स हो, ठीक है, वाइटल साइन मॉनिटर हो, वेंटिलेटर हो बच्चे के लिए, इन्फ्यूजन पंप्स हो, इस तरीके के बड़े बड़े जो है इंस्ट्रूमेंट्स और बड़ी बड़ी मशीनें जहाँ उपलब्ध हो, वो इंस्टीट्यूट में लेवल 3 का होगा केयर। और यहाँ पे हाईली स्किल्ड नर्स चाहिए, नियोनेटोलॉजिस्ट चाहिए, ठीक है। पीडियाट्रिशियन की भी एक और ब्रांच होती है, नियोनेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो वो हमें यहाँ स्पेशली चाहिए जो छोटे बच्चों के साथ डील करें, स्पेशली जो अभी नए बच्चे पैदा हुए हैं नियोनेट्स के साथ। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, इन सभी को जो है नियोनेट इंटेंसिव केयर जो है इनको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इस तरीके के हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स, हाईली स्किल्ड नर्सेस की जरूरत यहाँ पड़ती है। और ये करीबन कितने प्रतिशत बच्चों में इस तरीके का केयर जरूरी पड़ता है, 3 से 5 प्रतिशत बच्चे जो जन्म लेते हैं टोटल, उनमें से 3 से 5% को ऐसी जरूरत पड़ती है। ज्यादातर बच्चों में लेवल 1 केयर करनी पड़ती है, ठीक है, नॉर्मल रहते हैं वो। 10 से 15 में लेवल 2 की जरूरत पड़ती है, और थोड़े कम रेयरली जो है 3 से 5% बच्चों में लेवल 3 का जरूरत पड़ती है। यहाँ पे इन हॉस्पिटल्स में क्या है, नियोनेटल NICU, ठीक है, बच्चों वाला ICU भी यहाँ पे होना चाहिए। और ये आपने एक तो ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है द कैपिटल, ये जो है लेवल 3 के जो होते हैं ना, ये काफी महंगे हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ऑब्वियसली इतने सारे, अगर वहां पे आप सोचिए कि इतनी हाई क्लास फैसिलिटीज हैं, इतने हाई क्लास मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं बच्चे के लिए, तो ऑब्वियसली वो तो महंगा होगा ही, ठीक है, ये बात एक ध्यान रखनी है। और बस दैट्स इट, 3 लेवल की केयर की बात की, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिक
ये तो हमने देखा कि हर बर्थ वेट के हिसाब से आपने अलग अलग ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको इसको जो है 3-3 पॉइंट्स तीनों के बारे में, लेवल 1 के बारे में 3 पॉइंट्स की जो है 80% में इसकी जरूरत पड़ती है, 1800 ग्राम से जो ऊपर के बच्चे हैं उनमें इसकी जरूरत पड़ेगी, 34 हफ्ते के बाद पैदा हुए इनकी जरूरत पड़ेगी। कहाँ कहाँ कर सकते हैं? होम में कर सकते हैं इसको, सब सेंटर में, पीएचसी में कर सकते हैं। और इसमें क्या है, बर्थ जो बेसिक केयर है इसमें बर्थ पे वो दी जाती है, इसमें वार्म दी जाती है बच्चे को, और एसेप्सिस है, बाकी ब्रेस्ट फीडिंग है, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। इसी तरीके से लेवल 2 लेवल 3 में भी बेसिक बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब हम देखेंगे बेसिक केयर ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है, क्या हमने क्या केयर करना है। तो बेसिक केयर ऑफ न्यू बॉर्न्स में मोस्टली जो 90% न्यूबॉर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेल्दी बेबी होते हैं, ठीक है, उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है, क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, अच्छे ठीक ठाक बच्चे पैदा हो जाते हैं 90%, ठीक है। तो उनमें कोई हमें खास स्पेशल अटेंशन की जरूरत नहीं है, उनको बेसिक जो है रूटीन केयर प्रोवाइड करानी होती है कि टेम्परेचर है, प्रॉपर पोजिशनिंग है, एयरवे क्लीन करिए, ये बेसिक चीजें हमें करानी होती है 90% बच्चों में, ज्यादा उनको कुछ जरूरत नहीं पड़ती, ठीक होते हैं पैदा। तो वही चीज हम यहाँ पे अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले केयर ऑफ द बर्थ पे तो हमें 5, ये बस ध्यान रखना, केयर एट बर्थ पे 5 क्लीन्स ध्यान रखेंगे, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन सीजर, ठीक है, क्लीन कॉर्ड टाई मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड को बांधने के लिए जो यूज होगा, सीजर्स अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए, एंड क्लीन कॉर्ड स्टैम्प, और अम्बिलिकल कॉर्ड पे ही स्टैम्प लगेगा। तो ये चीजें जो है, स्टम्प लगता है बेसिकली ना, एक क्लिप जैसा होता है ऐसा कुछ, ठीक है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड पे बांधेंगे, वो ध्यान रखो। तो ये सारी चीजें होती है 5 क्लीन्स में, जो कि केयर एट बर्थ पे स्पेशली ध्यान रखना है, बस ये है, ठीक है। अब सबसे पहले प्रोविजन ऑफ वार्म, बच्चे को गर्म रखने के लिए तो हम क्या करते हैं, तो इंश्योर डिलीवरी रूम इज वार्म, ठीक है, और कोई फैन नहीं होना चाहिए रनिंग इन द डिलीवरी रूम, ठीक है, और ओपन विंडोज जिसमें से जो है हवा के झोंके आए, इस तरीके की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बॉडी इज ड्राइड इफेक्टिवली कवर्ड विद क्लीन एंड प्री वार्म्ड लिनेन, तो बच्चे को जो है कैसे साफ करना है वो बताया है कि बच्चे को अच्छे से साफ करिए और क्लीन करिए बच्चे को, और फिर हल्का जो प्री वार्म्ड लिनन क्लोथ है उससे बच्चे को कवर कर दीजिए। और बच्चे को जो है रेडिएंट वार्मर के नीचे रखना होता है या फिर 200 वॉट के बल्ब के नीचे रखना होता है, ठीक है। और बेबी को जो है डायरेक्टली मदर के एब्डोमेन पे या चेस्ट पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी रखते हैं, इससे क्या है, इससे भी जो है वार्म मेंटेन रहता है बच्चे का। इट ऑल्सो प्रमोट्स अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉन्डिंग विद द मदर, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आफ्टर ड्राइंग वेट क्लोथ शुड बी डिस्कार्डेड, ठीक है, सुखाने के बाद वेट क्लोथ शुड बी डिस्कार्डेड एंड द बेबी शुड बी रैप्ड इन द अनदर क्लीन ड्राई क्लोथ्स, ठीक है, ये सारी बेसिक बातें हैं। और वार्म चेन में हमको क्या ध्यान रखना है कि 10 स्टेप्स हैं जो कि बेसिकली इस बच्चे के हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए हमें करने हैं, ठीक है। तो वो है वार्म डिलीवरी रूम, वार्म रिससिटेशन, इमीडिएट ड्राइंग करो, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करा दो बच्चे का, ब्रेस्ट फीडिंग करा दो, पोस्टपोन बाथिंग, तुरंत नहीं नहलाओ, एप्रोप्रिएट क्लोथिंग से कवर करो, बेबी एंड मदर को टुगेदर रखो, ठीक है, प्रोफेशनल अलर्टनेस ध्यान रखना है उस पे, और वार्म ट्रांसपोर्टेशन ही बच्चे का करना है, ठीक है, ये सारी बातें। देन अब कॉर्ड की केयर की बात करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में क्या है, पहले अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लैम्प्ड, ठीक है, एंड व्हेन द infant is completely delivered and stabilized, a relaxed approach should be followed for clamping the cord, ठीक है, मतलब तुरंत बच्चे जैसे पैदा ही हुआ तुरंत पैदा होते ही नहीं हमने अम्बिलिकल कॉर्ड कर देनी है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो इसमें क्या है बेसिकली कि इन इन न्यू बॉर्न, टर्म न्यू बॉर्न, ठीक है, जो मतलब फुल टर्म बेबीज है, तो जो टर्म न्यू बॉर्न है इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड जो है 1 से 2 मिनट डिले करके टू अलाउ द ट्रांसफर ऑफ additional amount of blood from the placenta, iron, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या बोला जाता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है हमने क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड, देखो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, जैसे ये है, ठीक है, और
ये प्लेसेंटा हो गया इस तरीके से, ये प्लेसेंटा हो गया, ये बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, तो और ये बच्चा हो गया, बेबी हो गया ये, ठीक है। ठीक है, तो क्या ये इस तरीके से जुड़ा रहता है ना, तो हमने क्या आते ही नहीं काट देना सीधे। तो इन्होंने क्या बोला है, जो फुल टर्म बेबीज होते हैं ना, उसमें 1-2 मिनट वेट करने के बाद इसको काटें, तुरंत आते ही नहीं काट दे, 1-2 मिनट वेट करने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसका बेसिकली ये लॉजिक ये बताते हैं कि जो फुल टर्म बेबी होता है, उस देखो, जो बच्चे का बचपन मतलब अभी जब वो पेट में था, वोम में था, तो सारा जो न्यूट्रिशन है कहाँ से जा रहा था, इस इस प्लेसेंटा से ही जा रहा था बच्चे में, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि 2-3 मिनट आप थोड़ा सा डिले करेंगे ना, तो क्या है कि ये कुछ जो ब्लड है ना वो बच्चे में, और थोड़ा ब्लड बच्चे में चला जाता है, बस इसी का यही मतलब है कि आप एक बार वापस से देख सकते हैं। इन टर्म बेबी क्या करना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है 1-2 मिनट के लेट हमें काटनी है। इससे क्या होगा, एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द इन्फेंट्स चला जाता है, और इससे जो है हिमेटोलॉजिकल स्टेटस बच्चे का ठीक हो जाता है, माने जो ब्लड है वो बच्चे में थोड़ा और आ जाता है, बस ये बात है, और कुछ खास नहीं है। और जो प्रीटर्म्स बेबी है, प्रीटर्म बेबी जो हो गए हैं, इसमें डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग हमको करनी होती है, ताकि इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज और दूसरी और कोई समस्या ना उत्पन्न हो, ठीक। और अर्ली clamping of the cord is advocated in babies with severe, जिन बच्चों में एस्फेक्सिया हो रखा है, ऑलरेडी जो है सांस नहीं आ रही, तो आप वेट नहीं करेंगे कि मैं 1-2 मिनट रुक जाता हूँ, खून चला जाएगा प्लेसेंटा से इसमें फिर काटूंगा, नहीं, तुरंत काट के, क्योंकि बच्चे को रेसोसिटेट करना इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आप इंस्टेंटली अर्ली क्लैंपिंग वहां पे कट करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड को, तुरंत तुरंत, और बच्चे को जल्दी से रेसोसिटेट करना होता है हमें इन केस ऑफ बर्थ एस्फेक्सिया, ठीक है। तो बर्थ एस्फेक्सिया हो रखा है तो अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे। अवॉइड, ये सब कुछ नहीं ध्यान रखना है, ये बस अब ये वाला एक पॉइंट ध्यान रखें कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है हमें एक स्टेराइल मतलब साफ सुथरा सीजर या ब्लेड से कट करना है, 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एब्डोमिनल स्किन। जैसे क्या था, चरक और बाघ, सॉरी, चरक एंड सुश्रुत ने 8-8 अंगुल बोला, बाघभट ने बोला 4 अंगुल। अब आज के टाइम पे इतना कुछ नहीं छोड़ा जाता, केवल 2.5 सेंटीमीटर ही छोड़ा जाता है। कॉर्ड शुड बी टाइड विद अ स्टेराइल कॉर्ड टाई, ठीक है, मतलब एक साफ सुथरे कॉर्ड टाई से हमें इसको बांध देना है। ड्राई क्लीनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज एडवोकेटेड अंडर द कॉर्ड फेल्स डाउन, ठीक है। और अम्बिलिकल कॉर्ड को हमें खींच तान के नहीं निकालना है, वो खुद से ही सूख के झड़ जाएगा नीचे, ठीक है। और जो है स्टम्प को हमें लगातार चेक करते रहना होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड पे लगा है, कि उससे कहीं ब्लीडिंग आदि तो नहीं हो रही, ठीक है। मैं दिखा, ये देखो इस तरीके का एक क्लिप जो है वो लगाया जाता है बच्चे पे, ठीक है। और अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प का मतलब है ये, मतलब इसकी जड़ बेसिकली, तो हमने बच्चे की नाभि की जड़ देखती रहनी है स्टम्प को, कि वहां से कोई ब्लीडिंग या किसी प्रकार का डिस्चार्ज तो नहीं निकल रहा, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके की एक क्लिप होती है जो कि लगाई जाती है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है बाद में खुद से सूख के गिर जाती है, ठीक है, हमने कुछ नहीं करना है। बस ये ध्यान रखें कि जो ये नाभि एक्चुअल में अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प है, मतलब जड़ है, उससे किसी प्रकार की ब्लीडिंग, किसी प्रकार का पस या कोई डिस्चार्ज ना हो रहा हो, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही ध्यान रखना है। यही बोला है, स्टम्प को जो है इंस्पेक्ट करना है ब्लीडिंग, ऊजिंग या डिस्कलरेशन के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हम ध्यान रखेंगे, वो बच्चे का मुंह और नाक भी तो साफ करना पड़ेगा, तो इसके लिए ओरोनेजोफेरेंजियल क्लीनिंग करनी है बच्चे का। तो इसमें क्या बोला है कि बेबीज माउथ नोज शुड बी वाइप्ड विद गॉज पीस, सक्शन बल्ब एंड जो एयरवे है उसको क्लीन करना है। बच्चे का मुंह, बच्चे का नाक हमने
सक्शन बल्ब से, मैंने आपको कल जो वीडियो दिखाई थी उसमें इस तरीके का एक हाथ में पकड़ रखा था ना, यही चीज जो है सक्शन बल्ब कहलाता है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हमने क्या है, बच्चे के मुंह में, नाक में जो भी म्यूकस आदि भरा पड़ा है वो निकाल देना है। ठीक है, और the nose should not be cleaned or sucked first, as it would lead reflex breathing with the risk of aspiration of the secretion in the oral cavity। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पहले नाक से नहीं निकालेंगे, मुंह से निकालेंगे। नाक से निकाल दिया वो सांस लेने लगेगा, मुंह का कंटेंट उसके लंग्स में जाने के हाई चांसेस है। ये पॉइंट ध्यान रखना है इसमें, और एक तो इसमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, बस दैट्स इट। और फिर बच्चे का जो है हमने ब्रीदिंग एंड कलर आदि एक्टिविटी नोट करना है। बस इसमें तो 2 ही पॉइंट ध्यान रखने हैं। देन फिर बच्चे को साफ भी करना है, क्लीनिंग ऑफ द बेबी करना है। बॉडी तो क्या करना है, बेबी शुड बी ड्राइड एंड क्लीन एट द बर्थ विथ स्टेराइल क्लोथ्स। ठीक है, बच्चे को साफ भी तो कर रहे थे, तो वो चीज बच्चे को साफ करना है, जो भी उसके शरीर पे लग रखा है, एमनियोटिक फ्लूइड आदि वो सब साफ करो। ठीक है, और इट शुड बी It should be gentle and done only to wipe out the blood and the meconium। ठीक है, ज्यादा रगड़ रगड़ के नहीं साफ करना, हल्का हल्का। बच्चे के शरीर पे कुछ ब्लड लगा रहता है, कुछ म्यूकोनियम लगा रहता है, वो सब, और हल्का फुल्का जो है साफ करना है। और एक चीज होती है ना, बच्चे के शरीर पे एक चीज लगी रहती है सफेद सफेद, वर्नियक्स कैसियोसा। ठीक है, ये ना बच्चे के शरीर पे लगा रहता है, आप इसको रगड़ के साफ ना करें। ठीक है, इसको ऐसा माना जाता है, ये वर्निक्स कैसियोसा जो शरीर पे लगा है, इसको रगड़ के ना साफ करें। ये क्या है, बच्चे के लिए एज अ प्रोटेक्टिव लेयर टाइप की बनी हुई है, जो कि उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए है। तो क्लीनिंग ऑफ द बॉडी में आपने कुछ रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना है, केवल ऊपर ऊपर से हल्का ब्लड, हल्का सा एमनियोटिक फ्लूइड, और जो म्यूकोनियम लगा है वो आप साफ कर दीजिए। बच्चे पे एक सफेद कलर का पूरा स्लाइमी सा चिपका रहता है उसके शरीर पे, जिसका नाम होता है वर्निक्स कैसियोसा। अभी दिखा देती हूँ, उसको नहीं आपने साफ करना, क्योंकि वो जो है बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव लेयर के जैसा काम करता है, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये 3 पॉइंट्स क्लीनिंग ऑफ द बॉडी में ध्यान रखेंगे। वर्निक्स कैसियोसा दिखा देती हूँ, ये देखो, इस तरीके का सफेद कंटेंट लगा रहता है ना बच्चे पे, ये है वर्निक्स कैसियोसा। इसको नहीं साफ करें आप। ठीक है, ये ना खुद से थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाता है बच्चे की स्किन में। और ये जो ऐसा सफेद सफेद लगा रहता है ना, ये देखो इस तरीके से सफेद सफेद जो बच्चे पे लगा रहता है, वो ना बच्चे का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करवाने में ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसको रगड़ के साफ आपने नहीं करना है। ठीक है, इसको एज इट इज ही आप रहन दीजिए, खुद से ये चीज जो है एब्जॉर्ब हो जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, दिस इज कॉल्ड वर्निक्स कैसियोसा। फिर केयर ऑफ आई की बात करें, तो केयर ऑफ आई में क्या है, आई शुड बी क्लीन विथ, बच्चे की आंख साफ करनी है हमें। ठीक है, तो क्लीन कॉटन स्वाब से दोनों आंखें हमें साफ करनी है बच्चे की। ठीक है, और मीडियल टू लेटरल की साइड जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है एक ही गॉज पीस से दोनों आंखें साफ कर दी, दोनों आंख के लिए अलग अलग गॉज पीस। ठीक है, ये जैसे आंखें हैं, ये नाक हो गई। ठीक है, तो ये साइड जो है मीडियल कहलाता है टुवर्ड्स द नोज, ये कहलाता है लेटरल। तो नाक कैसे साफ करें, इधर इस डायरेक्शन में, मीडियल टू लेटरल ऐसे साफ करें। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए ऐसे बताया, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये केयर ऑफ आई हो गया। देन बच्चे का बर्थ वेट नापिए आप। ठीक है, तो एवरेज बर्थ वेट जो है इंडियन बेबी का, वो 2.8 kg माना जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और लो बर्थ वेट बेबीज क्या होते हैं, जो कि 2.5 किलो से कम पैदा हो रहे हैं। ठीक है, और सारे ही बच्चों का वेट जो है हमें इन्फेंट स्केल पे नापना है। ठीक है, 1 2 3 ये पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपने रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ वेट पे नोट करिए। देन इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अब बच्चे को क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग भी चालू कराना पड़ेगा तुरंत। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होने के विद इन हाफ आवर आप ब्रेस्ट फीडिंग चालू करा दीजिए। और द डिलीवरी रूम स्टाफ जो है शुड इंश्योर दैट मदर पुट्स द बेबी टू द ब्रेस्ट एज सून एज आफ्टर द डिलीवरी पॉसिबल। ठीक है, और ये वाला कुछ खास नहीं करना है, ये ध्यान रखो, क्यों हमने तुरंत पैदा होने के विद इन हाफ आवर क्यों जो है ये ब्रेस्ट फीडिंग चालू करानी है।
इससे क्या होगा कि द बेबी गेट्स एडिक्वेट एंड सेफ न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क, और मैटरनल एंड इन्फेंट का जो बॉन्डिंग है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपने इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है, आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के भी कर दीजिए। ये इंजेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, हमने लगाना ही लगाना है बच्चों में, ठीक है। और इससे बेसिकली जो न्यूबॉर्न्स होते हैं ना, उनको विटामिन के का इंजेक्शन एज अ प्रोफाइलेक्सिस लगाया जाता है, ताकि बच्चों में जो है हेमरेजिक डिजीजेस ना हो, ठीक है। ब्लड हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं बच्चों में, तो इसको लगाया जाता है, क्योंकि अभी बच्चा पैदा हुआ है तो इतनी जल्दी उसको कहाँ से मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चा क्या खाता है, मतलब बच्चा क्या लेता है, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क लेता है, और ब्रेस्ट मिल्क जो है विटामिन के डेफिशिएंट होता है, ठीक है। एंड विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें इसीलिए बच्चे को अलग से इंजेक्शन देना पड़ता है। अगर वो बच्चा खाना खा रहा होता पैदा होते, तब तो उसे विटामिन के मिलता, लेकिन वो क्या है, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क लेता है, तो ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन के नहीं होता है, तो इसीलिए हमें विटामिन के का इंजेक्शन बच्चे को देना पड़ता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। और एक मिनट, और विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन के ही बनाता है। तो ब्लड इसलिए क्या है, विटामिन के बच्चे में है नहीं, और क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग बहुत होगी। तो इसीलिए हेमरेज प्रिवेंट करने के लिए आपने ये सारी बातें बच्चे में ध्यान रखनी है, और बच्चे के पैदा होते ही ये हर बच्चे को जो है विटामिन के का इंजेक्शन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि अभी उसके पास नहीं है विटामिन के, तो हेमरेज होने के चांसेस हाई है, क्लॉट होगा नहीं ब्लड, तो इसलिए। इसके अलावा और डोजेस भी ध्यान रखें कि जो है 0.5 mg जो लेस देन 1 kg का बच्चा है, और 1 mg जो 1 kg से ऊपर के बच्चे हैं, उनमें 1 mg लगेगा, ठीक है। इसके अलावा बस इतना ही। देन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी फिर हमने फॉलो करना है। बच्चे को क्या करना है, इम्यूनाइजेशन देना है। तो बच्चे को डे पैदा होते ही BCG की वैक्सीन है, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो इम्यूनाइजेशन में इतना ध्यान रख लेना। तो ये सारा हो गया न्यूनेट का केयर, जो बच्चे में हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है, इतना सब ध्यान रखेंगे। देन अब जो है प्री टर्म, और मतलब ये तो नॉर्मल जो टर्म बेबी हुआ है उसका जनरल रूटीन केयर है, ओके। एक, तो हमने क्या है, ये जो मतलब न्यूनेटल शिशु परिचर्या, ये वाला पॉइंट तो कवर कर लिया है। इसमें जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है उसका किस तरीके से हमने केयर करना है, वो सारी बातें देख ली हैं, ठीक है। और देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो सद्योजात और जात मात्र है, ठीक है, दोनों सेम ही लिखेंगे सीक्वेंस। जात मात्र वो बच्चा कहलाएगा जिसका अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो गया है, और सद्योजात वो बच्चा कहलाएगा जिसका अम्बिलिकल कॉर्ड कट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे बोले जात मात्र का लिखिए, जात मात्र शिशु परिचर्या लिखिए, तो सब लिख दो पूरा A to Z, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले सद्योजात परिचर्या लिखिए, तो नाभि नाल कर्तन से पहले पहले के ही पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे आप, ठीक है। तो मैंने बताया ना, जात मात्र और सद्योजात में अंतर यही है, सद्योजात अभी बिल्कुल नया बच्चा है जिसका अम्बिलिकल कॉर्ड कट नहीं हुआ है, जात मात्र वो बच्चा जिसका अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो गया है। तो जात मात्र में तो पूरा केयर आएगा, लेकिन जो सद्योजात की केयर है उसमें आप प्राण प्रत्यागमन, स्नान, मुख विशोधन, गर्भोदक, वमन, यही यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स, दैट्स इट। और इसमें अगर सुश्रुत के अनुसार लिखेंगे तो नाभि नाल से ऊपर ऊपर के ये 3 पॉइंट, और वाग्भट के अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट, ठीक है। क्योंकि नाल कटने मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड कटने के बाद वो सद्योजात बच्चा नहीं रहेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड कटने के बाद वो बच्चा क्या हो जाएगा, जात मात्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों में अंतर यही है, बाकी सब सेम है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जात मात्र और सद्योजात का केयर देखा, न्यू बॉर्न का केयर देखा, ठीक है। अब जो है टी टर्म पूर्णकालिक शिशु, फुल टर्म बेबी, कब वही है सेम जो अभी हम पूरा पढ़ा हमने, और आयुर्वेद के अनुसार पूरा जो टेबल देखा, ठीक है। और इसके अलावा पोस्ट टर्म है और प्री टर्म है, ये अभी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, ये अब हम देखते हैं, ठीक है, आगे।
तो अब बात करेंगे जो प्री टर्म बेबी, ये तो नॉर्मल टर्म फुल टर्म बेबी में क्या क्या केयर करना है आपने। अब जो प्री टर्म बेबी है, लो बर्थ वेट बेबी है, उसका क्या करना है, ठीक है। बेसिकली ये प्रीटर्म लो बर्थ वेट बेबीज, ये तो खाली बता रखा है कि क्या है, ये हमें पता है, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ इम्पोर्टेंट बात, केयर ऑफ द प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म बेबी, तो मैंने आपको बता रखा था कि हमें जेस्टेशन कैसे पता करना है, बेलार्ड स्कोर से देखेंगे कि प्री टर्म है या टर्म बेबी है, ठीक है, या पोस्ट टर्म बेबी है। तो अब यहाँ पे केयर भी सबकी अलग अलग चलेगी। जो टर्म बेबी है उसका अलग केयर होता है, प्री टर्म का अलग केयर है एंड पोस्ट टर्म का अलग केयर है। तो हम नॉर्मल टर्म बेबी का केयर देख चुके हैं, ठीक है। एंड ऐसा करते हैं, अभी की क्लास के लिए केवल इतना ही करते हैं। ये जो पोस्ट टर्म बेबी का केयर है और प्री टर्म बेबी का केयर वाला पॉइंट है, वो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।